चलिए सीधे आज के इस बेहद खौफनाक मामले की तह तक चलते हैं। उदयपुर का ब्लू ड्रम केस। आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम की डिटेल्स में जाएंगे जो असल जिंदगी में सीधा सीधा टीवी शो से इंस्पायर था। हम एक ऐसे भयानक कवर अप और उस कानूनी लूपहोल को डिकोड करेंगे जिसने सबको हिला कर रख दिया। मतलब इंसान का दिमाग डर और डेस्परेशन में किस हद तक जा सकता है, ये केस उसका एक जीता जागता सबूत है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्राइम शो कॉपीकैट, जब फिक्शन एक खौफनाक हकीकत बन गया। हम अक्सर सोचते हैं कि टीवी पर जो सस्पेंस या क्राइम शोज आते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या अवेयरनेस के लिए होते हैं, है ना? लेकिन उदयपुर के इस मामले में यही शोज एक तरह से हथियार बन गए। जब किसी के दिमाग में अपराध करने की बात चल रही हो तो ये एंटरटेनमेंट शोज अचानक से खतरनाक ब्लूप्रिंट में बदल जाते हैं, बिल्कुल एक खौफनाक गाइड बुक की तरह। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1300, जी हाँ 1300। बताया जाता है कि इस अपराधी ने क्राइम पेट्रोल के लगभग 1300 एपिसोड्स लगातार देखे थे। मतलब लिटरली बिंज वॉच किया था, और वो भी सिर्फ ये सीखने के लिए कि एक बॉडी को बिना कोई सुराख छोड़े कैसे ठिकाने लगाया जाता है। इतनी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग सच में डराने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक हताश मुलाकात मंदिर से एक नई जिंदगी तक। देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खोए हुए थे। दिल्ली गेट के पास एक हनुमान मंदिर में जब 36 साल का राहुल और 33 साल की भानुप्रिया पहली बार मिले तो दोनों की हालत बहुत खराब थी। राहुल बिल्कुल बेरोजगार था और पूरी तरह से अपने पिता पर डिपेंडेंट था। दूसरी तरफ भानुप्रिया, जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था और जल्द ही उनका तलाक होने वाला था। वो अपने बच्चों की कस्टडी हारने के बाद बस एक आसरा ढूंढ रही थी, और बस यही हताशा और ज़रूरतें इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आईं। अब राहुल की लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया। वो फाइनली अपने पिता के साए से बाहर निकला। उसने राजसमंद में भानुप्रिया के साथ एक किराए के घर में एक बिल्कुल नई शुरुआत की। वहां उसने चाय पत्ती बेचने का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया। मतलब पहली बार वो इंडिपेंडेंट फील कर रहा था, और भानुप्रिया के रूप में उसे वो सहारा मिल गया था जिसकी उसे शायद हमेशा से तलाश थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, द ब्रेकिंग पॉइंट, अलगाव और हिंसा, ये नई शुरुआत बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता एक प्रेशर कुकर बन चुका था। राहुल ने धीरे धीरे भानुप्रिया को उसकी बड़ी बहन और बाकी रिश्तेदारों से एकदम अलग थलग कर दिया। इसके अलावा भानुप्रिया को मिर्गी की बीमारी थी, जिसके दौरों की वजह से वो अक्सर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी। बात बात पर होने वाली मौखिक बहसें अचानक से हाथापाई में बदल जाती थीं। यहां तक कि भानुप्रिया घर के छोटे मोटे सामानों से भी राहुल पर हमला कर देती थीं। सिचुएशन पूरी तरह से टॉक्सिक हो चुकी थी। और फिर वो दिन आ गया, 12 मई 2020। उस वक्त एकदम सख्त कोविड लॉकडाउन चल रहा था। घर में बंद रहने की वजह से दोनों मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। रात के खाने पर एक छोटी सी बहस शुरू हुई जो इतनी बढ़ गई कि भानुप्रिया ने राहुल को कपड़े धोने वाले बोर्ड से पीटना शुरू कर दिया। उसी पल, उस फ्रस्ट्रेशन और अचानक आए गुस्से में राहुल ने जो पलटवार किया, उसने भानुप्रिया का गला दबा दिया। ये कोई पहले से सोची समझी साजिश नहीं थी, बस एक पल का गुस्सा था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर, 2 साल एक ड्रम में, कोविड-19 लॉकडाउन कवर अप। यहां से ये मामला किसी खौफनाक थ्रिलर फिल्म जैसा लगने लगता है। दुनिया भर में लॉकडाउन था, आस पड़ोस में सन्नाटा था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए राहुल ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक और डरावना प्लान बनाया, बिल्कुल उन टीवी शोज की तरह जो वो देखता था। उसने पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट से एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम लिया, उसमें बॉडी को डाला, ऊपर से कुछ खास केमिकल्स डाले, और फिर उसे भारी सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात क्या है, वो उसी बेडरूम में उस सीलबंद ड्रम के साथ सोता रहा, मानो वो कोई आम सा फर्नीचर हो। सोचिए एक इंसान का दिमाग डर में कितना सुन्न हो सकता है। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस कवर अप की हिम्मत हैरान करने वाली है। 2019 में इनकी पहली मुलाकात हुई, 2020 में यह जानलेवा झगड़ा और कवर अप हुआ, और उसके बाद राहुल पूरे 2 साल तक बिना किसी शक के एक नॉर्मल लाइफ जीता रहा। भानुप्रिया को किसी ने नहीं ढूंढा क्योंकि राहुल पहले ही उसके सारे संपर्क काट चुका था। ये राज सालों तक उसी कमरे में दफन रहता अगर प्रकृति और विज्ञान ने अपना काम न किया होता। और यहीं से एंट्री होती है एक नए किरदार की, मकान मालिक का काला सच, एक बदबू ने खोला राज। सीमेंट की वो भारी परत भी डिकम्पोजिशन की बायोलॉजिकल सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं दबा सकी। 2022 आते आते अंदर बन रही जहरीली गैसों और लिक्विड्स ने प्लास्टिक के उस ड्रम को गला दिया और उसमें छेद हो गए, जिसकी वजह से पूरे घर में एक ऐसी असहनीय बदबू फैल गई जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। जब बदबू बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मकान मालिक सत्यनारायण पालीवाल ने राहुल से कड़े सवाल किए, और तब राहुल के पास सच उगलने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी भयानक बात जानने के बाद क्या करेगा? जाहिर है तुरंत पुलिस को फोन करेगा, राइट? लेकिन इस केस में आगे जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। न्याय का साथ देने के बजाय मकान मालिक ने उस क्रिमिनल का साथ दिया। खुद के पुलिस केस में फंसने के डर से पालीवाल ने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। उल्टा उसने उस ड्रम को एक सुनसान जगह पर ले जाने में राहुल की मदद की। फिर दोनों ने मिलकर न सिर्फ उस बॉडी को आग लगा दी, बल्कि जो ठोस हड्डियां बच गई थी उन्हें पीस कर उनका पाउडर बना दिया। मतलब उन्होंने फिजिकल एविडेंस का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। भानुप्रिया का वजूद ही जैसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। लेकिन सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इत्तेफाक से पकड़ा गया 2024 में एक बेवकूफ़ी भरी गलती। 4 साल तक छुपा हुआ ये राज एक अजीब इत्तेफाक से बाहर आया। राहुल अब एक अवैध हथियार तस्कर बन चुका था और 2024 में वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास खुलेआम एक बंदूक लेकर घूम रहा था। बस यही उसकी सबसे बड़ी और बेवकूफ़ी भरी गलती साबित हुई। कांस्टेबल धर्मेंद्र और अनिल ने उसे पकड़ लिया और उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उन्होंने राहुल को 2019 के एक पुराने घरेलू विवाद से तुरंत पहचान लिया। जब पुलिस ने गहराई से जांच की और भानुप्रिया की बहन से कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो तो 2020 से ही लापता है। फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो राहुल पूरी तरह टूट गया और ये सारा खौफनाक सच दुनिया के सामने आ गया। पर कहानी में अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत जरूरी नियम है सबूतों की स्वीकार्यता। इसके मुताबिक सिर्फ पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे तब तक कोर्ट में नहीं टिकते जब तक कि उन्हें साबित करने के लिए कोई फिजिकल सबूत ना हो। और चूंकि मकान मालिक ने मिलकर सारे सबूत राख में मिला दिए थे, राहुल को इस कानूनी लूपहोल का फायदा मिल गया। उसने कोर्ट में अपना बयान वापस ले लिया। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ बयान के आधार पर सजा दिलवाना सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और ये बेचैन करने वाली हकीकत हमारे सामने एक बहुत गहरा और डरावना सवाल छोड़ जाती है। बिना किसी फिजिकल सबूत से आज दुनिया भर में ऐसे ना जाने कितने परफेक्ट क्राइम होंगे जो पूरी तरह से अनसुलझे और अनदेखे रह जाते हैं। हमारे ही आसपास ऐसी कितनी क्रूरताएं हो रही होंगी जिनका कभी किसी को पता ही नहीं चलता। ये सोचने वाली बात है ना।